सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम इंडियन इकॉनमी के पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, 5 ईयर प्लान्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूटे नहीं। स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक रही, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होती है। ये डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित होती है, डोमर ग्रोथ मॉडल पर। और योजना की प्रमुख प्राथमिकता जो है वो कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र थी। भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 में। उस उस समय जो है हमारे देश की जो जनता है, जो है उसका 55% हिस्सा जो है इकॉनमी का, वो कृषि क्षेत्र पर डिपेंड रहता था। और भारत एक कृषि प्रधान देश था, जो कि अभी भी है। तो उस समय कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई पहली पंचवर्षीय योजना में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये पूछा जाता है कि कब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आया। तो 1952 में आया। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी आई। उसके साथ साथ भाखड़ा नागल डैम बना इसी पंचवर्षीय योजना में। दामोदर घाटी परियोजना जो पहली परियोजना थी, नदी की परियोजना थी, सिंचाई परियोजना। और उसके बाद हीराकुंड परियोजना ये बनी। ये सभी जो है एक पहले पंचवर्षीय योजना में आई। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 तक रहा। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इकोनॉमिस्ट थे ये, इंडिया के जाने माने। आधारभूत और भारी उद्योग, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, उसको जो है प्राथमिकता दी गई। प्रधान योजना में रहे ये उद्देश्य। 3 स्टील प्लांट का जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में यूएसएसआर के सहयोग से या रशिया के सहयोग से, और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। इस योजना में इंटीग्रल पोस्ट फैक्ट्री भी रेलवे की डाली गई पेरम्बूर में। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स सीएलडब्ल्यू जो है उसको भी स्टार्ट किया गया इसी योजना में। फिर आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 के बीच रही। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाए जाने पर जोर था। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे ये आ जाता है कि 1961 से 66 के बीच में 1962 का युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ। उसके बाद दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा 1965-66 के समय में। भीषण सूखा हो गया। और इस अकाल के दौरान या सूखा के दौरान जो है, जो अर्थव्यवस्था थी वो जो है उसमें कमी आई। और इस योजना में रुपए का अवमूल्यन किया गया 1966 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया? 1966 में, ये पूछा जाता है। फिर है 1964 में रूस के सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से या रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो में सेल की स्थापना हुई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। उसके बाद 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना हुई, आईडीबीआई की भी स्थापना हुई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कृषि कीमत आयोग बना, उसकी भी स्थापना हुई। पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों जो पंचवर्षीय योजना थी, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया इनने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 3 वार्षिक योजनाएं। अच्छा, अब जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में चूँकि अकाल पड़ गया था और चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। अर्थव्यवस्था जो है उस तरह से काम, जो ग्रोथ रही वो अच्छी नहीं रही।
जो समृद्धि रही, आर्थिक समृद्धि, वो ठीक नहीं रही और योजना का अवकाश आ गया एक तरह से। तो 1966 से 1969 1969 के बीच में योजना अवकाश आता है। ये पहला योजना अवकाश होता है जिसमें योजना नहीं बनती है, बल्कि एक एक साल के लिए प्लान बनाए जाते हैं, एक-एक साल के लिए। तो इस भारतीय योजना अवधि के योजना अवकाश की संज्ञा दी गई इसको। 1969 में ही नारीमन समिति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, नारीमन समिति की सिफारिशों के आधार पर लीड बैंक स्कीम को जो है उसकी शुरुआत की गई। तो लीड बैंक स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए लीड बैंक स्कीम की जो है इसकी शुरुआत की गई। कृषिगत संकट को रोकने के लिए, अब चूंकि सूखा आ गया था तो इसके कारण जो है कृषि का संकट आ गया और एक तरह से जो जितने भी उत्पादन हुआ था जो खाद्यान्न का, वो कम हुआ और खाद्यान्न की कमी हुई और कमी को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनाओं को कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। इन्हीं वार्षिक योजनाओं में भी कृषि पर जोर दिया गया। तीनों वार्षिक योजनाएं जो हैं पूरी तरह से नई कृषि नीति अपनाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1966, 67, 67, 68 और 68, 69 3 साल की जो योजनाओं में नई कृषि नीति, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी अपनाई गई। 1966 से 1969 69 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है भारत में। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति को लाने वाले होते हैं भारत में, जनक कहे जाते हैं हरित क्रांति के भारत में। टोटल अगर देखा जाए पूरे वैश्विक परिवेश में तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। उसके बाद आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में रही और इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये दो इम्पोर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्टेबिलिटी के साथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ साथ में आत्मनिर्भरता, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए इस पर जोर दिया गया। आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए भारत को इस योजना के द्वारा जोर दिया गया। इस योजना का प्रारूप जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल के ने तैयार किया था। एट दैट टाइम जो डिप्टी चेयरमैन थे योजना आयोग के, वो डी.आर. गाडगिल थे। जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंक्स को जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया, उनको नेशनलाइज किया गया। और 1974 में ही इसी योजना के काल में 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में। तो भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया और लाफिंग बुद्धा इसको बोला गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि लाफिंग बुद्धा से आप क्या समझते हैं। तो प्रथम परमाणु परीक्षण जब पोखरण में किया गया था तो लाफिंग बुद्धा उसको कहा गया था। चौथी योजना अशोक रुद्र और ए.एस. मान्य मॉडल पर आधारित थी, जो लियोनटिफ के आगत निर्गत सिस्टम का एक हिस्सा थी। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम आया और 1973-74 में इसी योजना में परिवार नियोजन किस योजना में अपनाया गया, ये भी बहुत एग्जाम में जो है बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो परिवार नियोजन है, फैमिली प्लानिंग, ये लागू किया गया इसी योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। और उसके बाद में जब पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है तो इस योजना में गरीबी उन्मूलन जो है या फिर गरीबी हटाओ नारा दिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1974 से लेकर 1974 से लेकर 1979 तक 79 तक योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो गरीबी उन्मूलन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। फिर उसके बाद में चूंकि 74 से 79 के बीच में क्या होता है कि
इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है और जाने के बाद में जनता पार्टी की सरकार आती है। मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो उस समय जो है उस योजना को 1978 की जगह एक को में ही जो है इसको ख़त्म कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है और 1979 के स्थान में ही पहले ही बंद कर दिया जाता है। तो 1 साल पहले इसको बंद किया जाता है और ये योजना जो होती है वो डीपी धर मॉडल पर होती है, उसके आधार पर तैयार की जाती है। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसको ल शुरुआत की गई थी इसकी 1974 में, इसको भी याद रखिएगा किस पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, रीजनल रूरल जो बैंक्स हैं, आरआरबीज़ की स्थापना की गई। उसके बाद 1977-78 में खाद के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसी के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान में अंत्योदय योजना का प्रारंभ किया गया। तो अंत्योदय योजना भी इसी टाइम पे स्टार्ट की गई, 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे। फिर आते हैं नेक्स्ट हम 6वीं पंचवर्षीय योजना पे। तो अनवरत योजना 6वीं पंचवर्षीय योजना को कहा गया, रोलिंग प्लान कहा गया। अब वो रोलिंग प्लान इसलिए कहा गया क्योंकि ये 1 साल पहले बंद कर दी गई थी और उसके बाद जो है बाद में जनता पार्टी के सरकार द्वारा फिर से चलाई गई थी। तो जनता पार्टी की सरकार जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके एक नई योजना 1 अप्रैल 1978 को लाती है और जिसकी संज्ञा जो है अनवरत योजना या रोलिंग प्लान जिसको कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान जो है इसको 6th पंचवर्षीय योजना जो है वो कहा गया। 2 बार छठी योजना की शुरुआत हुई। पहली बार जनता सरकार 1978 से 83 के बीच में, उसके बाद जो दो केवल 2 वर्ष तक ही चल सकी। अब उसका जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी की सरकार 2 वर्ष रही और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई कांग्रेस की। तो तो फिर से जो है जब कांग्रेस की सरकार आई, तो उसमें क्या हुआ कि दूसरी बार जब कांग्रेस की सरकार आई, तो 1980 में इसको फिर से शुरू किया गया, 1980 में। इसका प्रतिपादन गुन्नार मेडाल ने किया था और इसको 5वीं योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला ने लागू किया। प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला, इनको याद रखिएगा, 2100 और 2400 कैलोरी का जो मापदंड था गरीबी का वो इन्हीं ने दिया था। तो 1979 में ही ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम जो है उसको स्टार्ट किया गया। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में, अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई। तो ये याद रखिएगा 1999 में ये स्टार्ट हुई थी और ये अनवरत योजना के टाइम पे रोलिंग प्लान जो कहा गया था सिर्फ योजना को उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है फिर से जो है वो आती है 1980 से, फिर से उसको लागू किया जाता है 1980 से 1985 के बीच में। तो इसके पहले जो योजना 6th वाली जो योजना थी, जो जनता पार्टी की योजना थी, उसको रोलिंग प्लान कहा गया, याद रखिएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन-सी योजना को रोलिंग प्लान या फिर अनवरत योजना का नाम दिया गया। फिर 1980 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनती है और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने 1978 से 83 के बीच में ये योजना के स्थान पर नई छठी पंचवर्षीय योजना लाती है 1980 से 85, उसको लागू करती है। अब इसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन को पर बल दिया जाता है। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम संपूर्ण देश में 6वीं योजना में ही लागू किया गया था। योजना आयोग के कार्यदल द्वारा गरीबी सूचकांक जो है या गरीबी निर्देशांक जो है, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा से के रूप में परिभाषित किया गया। ये प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला ने ही इसको परिभाषित किया था। यानी कहने का मतलब है, कोई व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी एक दिन में कंज़्यूम कर रहा है, उससे कम कंज़्यूम कर रहा है शहर में, तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाएगा और अगर 2100 कैलोरी वही कंज़्यूम कर रहा है या उससे कम कर रहा है, तो उसको जो है बिलो पॉवर्टी लाइन गाँव में बोला जाएगा। तो एक तो हो गया इस शहर में और ये हो गया गाँव में, 2100 गाँव में और शहरों में 2400। उसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही
योजना का इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए, नेशनल इनकम। अब यहाँ पे नेशनल इनकम की बात आती है तो इसको भी याद रखिएगा। नेशनल इनकम क्या होती है इसको मैं बता देता हूँ कि जब जीडीपी मान लीजिए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस से जब हम कुल से सकल की तरफ आते हैं, निवल की तरफ आते हैं, यानी सकल हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद, ये हो जाता है जीडीपी, और इसको निवल की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें डिप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर देंगे, या फिर ह्रास जो हुआ है वो माइनस कर देंगे, तो एनडीपी आ जाएगा। उसी तरह से इसके बाद अगर हम डोमेस्टिक को नेशनल में बदलेंगे, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इंडिया है और इंडिया में मान लीजिए एक बाउंड्री, एक क्षेत्रफल है, और इंडिया के क्षेत्रफल के अंदर में कोई विदेशी कंपनी है तो वो जीडीपी में काउंट होगी। और अगर भारतीय कंपनी विदेश में है तो वो एनएनपी में काउंट होती है। तो यहाँ पर इसी को इसी तरह से मार्केट प्राइस होता है और फैक्टर कॉस्ट होता है। तो नेशनल इनकम जो है वो एनएनपी-एफसी कही जाती है, इसको याद रखिएगा। अभी इसको डीप में ज़्यादा नहीं ले जाएँगे हम। तो एफसी फैक्टर कॉस्ट होता है और मार्केट प्राइस होता है एमपी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है कि जैसे विदेशों से हो रही आय, उसको जो है घटाया जाता है, और प्लस जो है, जो भारतीय कंपनियों द्वारा हो रही आय जो है उसको जोड़ा जाता है। और साथ में जो है, अब चूँकि यहाँ पे अ, फैक्टर कॉस्ट की बात आ रही है और मार्केट प्राइस की बात आ रही है, तो मार्केट प्राइस जो होता है उसमें अप्रत्यक्ष कर जुड़ा होता है। तो अप्रत्यक्ष कर यानी कहने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, और वो अगर अप्रत्यक्ष कर हम घटा देते हैं तो हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। यानी जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के दुकानों में आता है, उसमें जो वो जो मूल्य होता है, या कह सकते हैं वो जो कमोडिटी का जो प्राइस होता है, उसमें मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है, ये आप लोग को भी पता है। तो वो जो भी टैक्स होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो अप्रत्यक्ष कर को अगर हम घटा देंगे तो फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जो है हमारा वो निकल आता है। तो एनएनपी-एफसी को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, इसको याद रखिएगा। वापस आते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना पर, तो प्रौद्योगिकी को का आधुनिकीकरण किया गया। तो 80 से 85 के दौरान में यहाँ पे क्या होता है कि 84 की घटना होती है, और उसके बाद जो है बाद में राजीव गांधी की सरकार बनती है। तो गरीबी एवं बेरोजगारी में लगातार कमी करना, परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या नियंत्रण, इसको अपनाया गया। और साथ में 1980 में ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, और ये नाबार्ड की स्थापना जो होती है वो शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। और उसके बाद में 1982 में एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, उसको स्थापित किया गया। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से 90 के दौरान। इस टाइम पे राजीव गांधी जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और चूँकि एक तरह से वो प्रौद्योगिकी को लेकर के ये बात आती है कि इस योजना में जो है राजीव गांधी जो होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और उसी को आधार मानते हुए योजना ने जो है प्रौद्योगिकी के उन्नयन द्वारा उद्योगों की उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी को जो है वो उसको जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करें, और कैसे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए इंडस्ट्रीज़ की, तो उस पर जोर दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय की बात कही गई। तो ये कही गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना था इस योजना का उद्देश्य। इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करी गई, उत्पादकता और रोजगार अवसरों में भी वृद्धि हुई, इस पर भी विशेष ध्यान रखा गया। तो
उसके बाद में योजना अवधि में अर्थव्यवस्था रिकॉर्डेड 5.6% की लक्ष्य 5% के स्तर तक बढ़ी। यानी लक्ष्य जो था वो 5% का था जीडीपी का, और वो हमने प्राप्त किया था 5.6%। उसके साथ-साथ आपको मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पे ये 7वीं योजना है, तो 7वीं योजना और 8वीं योजना, 7th और 8th प्लान, ये जो है वो इसमें जो है जो भी लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा जो है उसको जो ग्रोथ हुई थी वो उससे ज़्यादा हुई थी, लक्ष्य से ज़्यादा। फिर उसके बाद में इसी योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। ये भी याद रखिएगा। 1986 में डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट स्टार्ट किया। उसके बाद में सितंबर 1986 में नई दिल्ली में कपार्ट की स्थापना हुई। कपार्ट की स्थापना हुई। उसके बाद सेबी की भी स्थापना इसी में होती है, इसी योजना में 1988 में। फिर अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना आती है। तो ये याद रखिएगा, इससे पहले 1986 में इंदिरा आवास योजना आती है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो जवाहर रोजगार योजना, इसको भी बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हिंदू वृद्धि दर या हिंदू विकास दर, इसको ये टर्म जो है दिया प्रोफ़ेसर रा राजकृष्णा जी ने, और 1978 में दिवंगत अर्थशास्त्री जो थे राजकृष्णा, उनके द्वारा ये टर्म गढ़ा गया। अब ये जो था ये हिंदू विकास दर, इसको जो है धीमी गति से जो विकास हुआ उसको दर्शाता है कि पिछली योजनाओं में जो धीमी गति से विकास हुआ और जिसके कारण जो है योजना का जो लक्ष्य है वो नहीं पा सका। अब जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस कारण से जो है उसको जो है हिंदू विकास दर बोला गया। और इस देश में धीमी वृद्धि के वर्णन करता है ये, जो मूल रूप से 1950 से 1980 के दौरान आर्थिक विकास दर की कम गति को दर्शाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच आती है। अब इस 1992 से 97 के बीच में इस समय जो है नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट होती है, और इसमें इस टाइम पे क्या होता है कि ये इसको जो है वो लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि इसको जो ह्यूमन रिसोर्सेज़ का डेवलपमेंट को जो है, इसको बेसिक माना जाता है कि इसका जो उद्देश्य होता है। तो राजनीतिक अस्थायित्व आता है, और अस्थायित्व आने के कारण वो भुगतान संतुलन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डगमगाता है, और एक क्या कह सकते हैं, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट ना होने की वजह से ए, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कहने का मतलब है आयात-निर्यात में जब भी परिवर्तन होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहला तो उद्योग और दूसरा जो है सेवा, इनके आयात और निर्यात तो जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है इसको इक्वेट किया जाता है। तो इस अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाता है, तो आईएमएफ कभी जो है लोन देता है, तो तभी लोन देता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किसी देश का वो जो है एक तरह से अनस्टेबल हो जाता है। तो आईएमएफ के द्वारा जो है के पास जो है सोना गिरवी रखा गया था, और मनमोहन सिंह जो है उस समय वित्त मंत्री थे। तो इसी योजना के जो 8वीं योजना है, तो इसी टाइम पे जो है जो ग्लोबलाइजेशन का जो मॉडल था, या कह सकते हैं भूमंडलीकरण का मॉडल, या कह सकते हैं निजीकरण और उदारीकरण का जो मॉडल था 1991 में, वो मनमोहन सिंह द्वारा लाया जाता है। और उसमें जो है बेसिकली एफडीआई को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तो 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। अब ये 1990 से 92 के दौरान इस टाइम में भी जो है जो प्रभाव जो होता है वो मौसम का प्रभाव होता है। तो अल नीनो का इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण से फिर से जो है अकाल पड़ता है देश में, और उस टाइम पर भी जो है और आर्थिक स्थिति जो होती है वो डगमगा जाती है देश की। तो इसीलिए जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो गड़बड़ाता है, और जिससे जो है आईएमएफ के पास जो भारतीय सोना जो है वो गिरवी रखा जाता है। तो यह योजना अपने समय से 2 वर्ष बाद 1992 में प्रारंभ करी गई। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन-सी योजना अपने समय से 2 वर्ष बाद जो है वो प्रारंभ करी गई थी, तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना आधारभूत ढाँचे पर बल देता है, और उसके रूप से उस
रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मुलर, इनका मॉडल जो है, इस पर आधारित ये योजना होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो मानव संसाधन का विकास होता है। और इसी समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के मुक्त बाजार सुधारों की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, और इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से दिवालिया जो हो चुकी थी वो वापस पटरी पर आई थी। तो लघु उद्योगों का विकास हुआ, और इसी टाइम पे जो है सिडबी का भी फॉर्मेशन होता है। तो के विकास के लिए सरकार ने 1990 में सिडबी, अब सिडबी जो है इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, और इसका मुख्यालय जो है ये लखनऊ में है। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, इसको याद रखिएगा। तो 1990 में सिडबी का फॉर्मेशन होता है। फिर 1991 में भारत में आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की घोषणा की गई। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी आप कह सकते हैं। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी जिसको जो हम लोग कहते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और डब्ल्यूटीओ जो है ये स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आईएमएफ वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और जो वर्ल्ड बैंक है उसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। तो ये भी याद रखिएगा, इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। वाशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, इसलिए डीसी उसको कहते हैं। 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई। ये सभी जो है 8वें प्लान में हुआ। उसके बाद नवी पंचवर्षीय योजना आती है 1997 से 2002 के टाइम पे। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं उस टाइम पे। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर केंद्रित थी ये योजना। इस अवधि के दौरान गरीबी कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। अब इस टाइम पे भी जो है 9वीं में भी इसको प्राप्त नहीं किया जा। याद रखिएगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं आने वाली जितनी भी योजनाएँ हैं, इनमें लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। और उसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, जिसको जो है पहले फिर से उसको ब्रेक दे करके नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही जो है लक्ष्य को प्राप्त किया गया। जो भी जीडीपी का लक्ष्य था जो रखा गया नौ, और उसको जो है प्राप्त किया गया। लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगातार जो है जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया उसको प्राप्त नहीं किया जा सका। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुख सुविधाएं, सेवाएं प्रदान करना, नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना था। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर जो है उसको बढ़ाकर 15% तक पहुंचाना था। ये लक्ष्य हैं जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय में थे। लगभग 50 मिलियन या 5 करोड़ से नए रोजगार जो है वो पैदा करना, नया रोजगार सृजन करना, ये लक्ष्य रखा गया रोजगार के क्षेत्र में। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, या कह सकते हैं कि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, उनको जो है उनका विकास करने के लिए अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। तो यहाँ पे खाद्य सुरक्षा को भी इम्पोर्टेंट माना गया। 1997 में ये अल नीनो नामक मौसमी घटना हुई, और जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में बाढ़ आ गई, और इसके चलते कृषि उत्पादन में कमी आई और महंगाई का दबाव बढ़ गया। हालांकि नवी पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। इस असफलता का मुख्य कारण 1997-98 का वैश्विक आर्थिक संकट भी था। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि रिसेशन का दौर आया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना, अब 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 के बीच में आई। औसत जीडीपी वृद्धि दर 8.1% रखने का लक्ष्य रखा गया, और जिसमें विकास के साथ साथ समान वितरण पर भी जोर दिया गया। 2012 में जो है गरीबी का अनुपात जो है वो आधा करने का लक्ष्य रखा गया। 8 करोड़ रोजगार का अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया, निर्धारित किया गया। साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। वेतन अंतर कहने का मतलब है जो फीमेल और मेल के बीच में जो वेतन का था, समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात कही जाती है, तो उसको कम करने के लिए 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया।
मातृ मृत्यु दर को 1000 जीवित जन्मों पर 20 तक लाना इसका लक्ष्य रखा गया। उसके बाद प्रतिवर्ष $7.5 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को प्रोत्साहित करने के का लक्ष्य रखा गया। फिर 8.1% के लक्ष्य को थोड़ा सा कम करते हुए 7.6% की मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुई। यानी इसमें भी जो लक्ष्य हमारा 8.1% जो है जीडीपी ग्रोथ का था वो 7.6% ही रहा। फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, पर कैपिटा इनकम में जो है इंक्रीज हुआ। वैश्विक आईटी और सेवा क्षेत्र, यानी कहने का मतलब है जो हमारा सेवा क्षेत्र था उसमें बढ़ोतरी होनी स्टार्ट हुई और इसकी स्थिति जो है मजबूत हुई। साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई। 1991 में 52% थी, जो कि 2001 में बढ़ के 65% हो गई। 4 दशकों में पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर 2% से नीचे आई। तो ये भी याद रखिएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम कब हुई, तो वो जो है ये नवीं पंचवर्षीय योजना में हुई, 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद सर कौन-कौन सी योजनाएँ थी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई, तो उसमें आया सर्व शिक्षा अभियान। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 के दौरान आया ये। इसका उद्देश्य जो है, इसको अगर हम क्लैरिफ़ाई अगर करने लगे तो 2001 इसको मानिएगा कि 2001 में ये सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ो, सब बढ़ो, सब पढ़ें, सब बढ़ें जो है इसको नाम दिया गया। और इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास था, या 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है 86वें संविधान संशोधन में किया गया। तो वो 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में यहीं पर जो है सर्व शिक्षा अभियान के बाद आया था, और उसको जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया और साथ-साथ में उसको मौलिक कर्तव्यों में भी शामिल किया गया। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, इसको जो है, जो अब मनरेगा है, 2009 में इसका नाम चेंज किया गया था मनरेगा। ये जो एनआरईजीए 2005 एक्ट बना, ये 2006 में प्रभावी हुआ, और सबसे पहले जो है नरेगा जो है वो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे सबसे पहले जो है इसको लागू किया गया। तो 2005 में पारित हुआ था। हालाँकि ये 2005 में पारित हुआ था, लेकिन पीछे की नवीं 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में रखी गई। तो इसको जो है ये 2005 एक्ट था, 2005 में पारित किया, लेकिन 6 से ही लागू किया गया था। तो 2006 इसको जो है मानेंगे। तो कब से लागू हुआ ये पूछा जाता है, तो 2006 में लागू हुआ था। अब इसमें इसके बाद जो है अंत में जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए। यानी जो है कि आपको जो है मिनिमम वेज जो है उसको लाया गया कि मिनिमम वेजेस को, कि किसी भी व्यक्ति को जो है रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि जो है जो एक तरह से कह सकते हैं कि कृषि कार्य में कुछ समय ऐसा आता है कि जब जो व्यक्ति जो है वो कृषि कार्य नहीं करता, तो उस दौरान जो है वो एक तरह से वो रोज़गार विहीन हो जाता है या फिर बेरोज़गार हो जाता है। ऐसा होने पे क्या होता है, तो जितनी भी जो सुविधाएँ हैं वो गाँव में ना होने के कारण, और चूँकि केवल कृषि पर डिपेंड होने के कारण जब वहाँ प आमदनी नहीं होती है और बेरोज़गार हो जाता है व्यक्ति, तो उस समय से क्या होता है, वो पलायन करता है शहरों की तरफ। तो शहरों की तरफ पलायन करता है, तो ये जो पलायन था, जिससे जो शहर की विकास दर है वो भी प्रभावित होती है। तो इसको रोकने के लिए जो है ये नरेगा जो है एक्ट वो भी लाया गया, और साथ-साथ में एक तरह से जो कह सकते हैं कि उनको इसको जो रोज़गार है उसको एक तरह से एक्ट के रूप में वो परिभाषित किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है बेरोज़गार ना रहे, या जिस समय जो है मान लीजिए गाँव में जो कृषि जो फसल के दौरान, या फिर कह सकते हैं कि कृषि के माह होते हैं, कि तो उन माहों को छोड़ करके, उन महीनों को छोड़ करके जिसमें व्यक्ति बेरोज़गार होता है, तो वो उसको जो है ख़त्म किया जाए। तो इसको नरेगा को इसलिए उसको जो है लाया गया। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसको भी स्टार्ट किया गया। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को 14 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय स्तर पर इसे खाद्य सब्सिडी, तो सबसे पहले जो है खाद में सब्सिडी मिलना स्टार्ट हुई, लक्षित करने और गरीबों को रोजगार देने का के लिए चलाया गया। तो ये भी पूछा जाता है खाद सब्सिडी कब स्टार्ट हुई, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई। फिर आते हैं उसी के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो भी सड़कें थी जिनका मान लीजिए 500
जनसंख्या का एक गांव है, या फिर कोई जो है 2-250 से जनसंख्या का गांव है, अगर पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे में क्या किया गया कि 2000 के समय में इसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लाया गया, और इसके द्वारा जो है जितने भी गांव थे उनको जो है कस्बे से जोड़ा गया, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप हो पाए, और ग्रामीण परिवेश में रहने वाला आदमी वो जो है वो बेहतर ढंग से जो है अपना जीवन यापन कर सके। तो उसके लिए जो है पीएमजीएसवाई या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च की गई, शुरू की गई, और एक केंद्र प्रायोजित योजना रही। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में चलने वाली 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाना था। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि 500 जनसंख्या और 250 जनसंख्या जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में 250, वैसे 500। फिर जनश्री बीमा योजना ये भी आई 10 अगस्त 2000 में। आदिम जनजाति समूहों ईटीजीज के लिए सामाजिक सुरक्षा, इसके लिए जनश्री बीमा योजना चलाई गई, जो आदिवासी इलाके थे उनके लिए। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। अब यहाँ पे जो है 2007 से 12 के बीच में जब 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है, तो याद रखिएगा सबसे पहली बार समावेशी विकास की बात जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के, उसमें मुख्य जोर क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर ये पूरा जो है नारा दिया, ये पूरा जो है इसकी थीम थी। तो यहाँ पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या समावेशी विकास की अवधारणा को जो है कब जो है इसको किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया। फिर उसके बाद अब इसका उद्देश्य क्या था? तो समावेशी विकास, जैसे कहने का मतलब है कि सभी का विकास, और साथ साथ में जो पर्यावरण है उसको क्षति ना करते हुए विकास करना। तो इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, और विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों को और वंचित समुदायों को तक पहुँचे। उसके बाद अब यहाँ पे जो है ये बात सुनिश्चित की गई कि पिछड़े क्षेत्रों, जो क्षेत्र ऐसे थे जो पिछड़े थे, उनको जो है टारगेट किया गया, और साथ में वंचित समुदायों को टारगेट किया गया, जिसमें एससी एसटी या माइनॉरिटीज़ आते हैं, या आदिवासी क्षेत्र में जो रहने वाले आदिवासी हैं वो आते हैं। तो उस उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया। इसको जो इस पे जोर दिया गया उनकी जीवन स्तर को सुधारने के लिए, जो कि ग्रामीण परिवेश में या पिछड़े क्षेत्रों में रहते थे। तो वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 9% का लक्ष्य जो है, जो रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में, वो वास्तविक उपलब्धि वो लगभग 8% रही, लेकिन 9% जो है जो रखा गया वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई। और यही 9% लक्ष्य जो है बाद में भी रखा गया, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो गरीबी अनुपात को आप 10% अंत तक घटाने की लक्ष्य रखा गया। 7 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया इसमें। उसके साथ साक्षरता में लैंगिक अंतर को 10% अंक तक कम करना शामिल किया गया था। बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में भारी निवेश किया गया, जिसमें ग्रामीण सड़कें और ऊर्जा के क्षेत्र में जो है वो विकास हुआ। फिर लक्ष्यों में वनावरण क्षेत्र जो था, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको जो है उसको भी ध्यान में रखा गया, और 5% अंक को बढ़ाना उस टारगेट लिया गया। प्रमुख शहरों में डब्ल्यूएचओ के वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना शामिल किया गया था। तो वायु गुणवत्ता के मानक भी उस समय जो है उसको प्राप्त करना शामिल किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण 9% का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, फिर भी 8% की वृद्धि दर महत्वपूर्ण रही। गरीबी की कमी को में जो है तेज गति से गरीबी में कमी आई। इसके बाद कौन-कौन सी योजनाएँ थी जो इस समय चलाई गई 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान कार्ड बनता है जो, तो वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो 2005 में आया। तो ये आयुष्मान कार्ड जो है जो हॉस्पिटल्स होते हैं
जो कस्बे के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पर जो है इलाज कराने के लिए जो है आयुष्मान कार्ड जो है बनाया जाना स्टार्ट हुआ। या कहने का मतलब है कि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएँ थी वो जितने भी जिला लेवल के या कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर पर जो भी या फिर कह सकते हैं ग्राम ग्राम स्तर पर भी जो भी पास में कस्बा होता था वो उस कस्बे में जो है बेहतर चिकित्सीय सुविधाएँ जो हैं प्रदान के स्वास्थ्य सुविधाएँ जो है वो प्रदान की जाने लगी। तो उसको गत 2005 में इसको गति दी गई और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई, जिससे सर्व स्वास्थ्य अभियान बना। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2008 में भी ये भी शुरू की गई, जिसका उद्देश्य स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को रोकना था और 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना था। तो ये भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया इसमें। उसके बाद ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए जो नरेगा था, उसको जो है मनरेगा बनाया गया और उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA 2009 की सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ। अवसंरचना और तकनीकी में, ऊर्जा में, कृषि, सिंचाई और IT संस्थानों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। अब आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 से 17 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना जो है इसको इसका टेन्योर रहा। 8% की वार्षिक वृद्धि दर जो है ये रही और योजना का नारा जो था तेज, अधिक और टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। इसमें भी जो है वो समावेशी विकास को शामिल किया गया। तेज, अधिक टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। वास्तविक GDP हर साल 8% की दर से बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में 4% की दर से, अब 4% जो है वो कृषि क्षेत्र में जो GDP का ग्रोथ माना गया, तो वो 4% जो है वो अचीव किया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में या सेकेंडरी क्षेत्र में 10% की वार्षिक दर से वो सेकेंडरी क्षेत्र बढ़ा। हर राज्य को आर्थिक विकास के मामले में 11वीं पंचवर्षीय योजना के से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, ये कहा गया। इसके साथ-साथ शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 और मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1 किया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ताकि बाल लिंगानुपात जो है वो उसको बढ़ाकर 950 तक पहुँचाया जाए। फिर कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करके 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण को एन NFHS 3 के स्तर पर आधा किया गया। तो कुपोषण जो बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे थे, तो उसको भी जो है वो उसको भी इम्प्रूव किया गया। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत की तुलना में गरीबी दर में 10% की कमी आई। गैर कृषि क्षेत्र, अब यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र जो है, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था, तो कृषि क्षेत्र में अब पहले ये समझ लीजिए कृषि क्षेत्र में क्या-क्या आता है। तो कृषि क्षेत्र में कृषि वानिकी हुँ, वानिकी, उसके बाद खनन, ये याद रखिएगा यहाँ पे माइनिंग जो है, वो कृषि क्षेत्र में आती है और साथ में आता है मत्स्य, फिशरीज़। तो ये 4 जो हैं, ये कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य, ये चारों जो हैं ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं या प्राथमिक स्तर में आते हैं। उसके बाद में जो दूसरा सेक्टर होता है वो औद्योगिक सेक्टर होता है, उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आती हैं। तीसरा है सेवा क्षेत्र, तो यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आते-आते जो है सेवा क्षेत्र में जो GDP में वो हिस्सा जो है सेवा क्षेत्र का वो बढ़ने लगा। और गैर कृषि क्षेत्र में 50 लाख से नए रोजगार के अवसर को कौशल प्रमाणन उपलब्ध होंगे, ये भी लक्ष्य रखा गया। आधी ग्रामीण आबादी को प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल की बात कही गई। उसके बाद आधी ग्राम पंचायतों में निर्मल ग्राम बन जाएँगी, यानी इसको जो है निर्मल ग्राम बनाने की बात की गई, जिसमें पेयजल की सुविधा, सिंचाई की सुविधा और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं व्यक्ति की, गाँव के व्यक्ति की, उसको जो है प्रोवाइड कराना था।
उसके बाद जो है अब हम आते हैं कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य हासिल कर पाई जो सरकार। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में 2.1% का लक्ष्य रखा गया, 3.6% की प्राप्ति की, कृषि पर जोर था। 56 से 51 4.5% का लक्ष्य रखा गया, 4.27% ही प्राप्त कर पाई जो वृद्धि दर थी। तो औद्योगिकरण इसमें जो है उद्देश्य था इसका। 1961 से 66 के बीच में 5.6% लक्ष्य रखा गया, 2.84% खाद्यान्न और उद्योग इसका लक्ष्य जो है उद्देश्य था, 2.84% ही प्राप्त हो पाया। और 1969 से 1974 के बीच में 5.7% 5.7% का लक्ष्य रखा गया, 3.3% का आत्मनिर्भरता इसका जो उद्देश्य था और केवल 3.3% ही पा सके। तो कहने का मतलब है 1, 5, 6, 7, 8 और 12 ये जो प्लान्स थे, 5 ईयर प्लान्स थे, इन्हीं ने जो है अपनी जो लक्ष्य की जो है वो प्राप्ति मानी गई। उसके बाद पाँचवा जो पंचवर्षीय योजना आई 74 से 78 के बीच में, उसमें 4.4% का लक्ष्य जो है वो दिया गया और 4.8% हासिल किया गया। गरीबी उन्मूलन इसका जो है उद्देश्य रहा। 1980 से 85 के बीच में जब छठवीं जो है पंचवर्षीय योजना आती है तो 5.2% का लक्ष्य होता है, लेकिन 5.7% की वृद्धि जो विकास दर होती है वो आती है। तो ये भी जो है इसमें भी जो लक्ष्य रखा गया उससे ज़्यादा जो है वो प्राप्ति हुई। आर्थिक उदारीकरण की बात इसमें की गई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में आई। 5% इसका लक्ष्य रखा गया, 6% जो है वो ग्रोथ वो हासिल की गई। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसका जो है उद्देश्य था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में आई। 5.6% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 6.8% का लक्ष्य से ऊपर इसको जो है ये डेवलपमेंट हुआ, जीडीपी में ग्रोथ हुई। मानव संसाधन विकास इसका उद्देश्य रहा। फिर 9, 10, 11 इन तीनों में देखिए 1997 से 2002 6.5% का लक्ष्य रखा गया। 5.4% जो है इसका ये जो प्राप्ति हुई। समानता के साथ विकास 2002 से 2007 के बीच में जो 10वां प्लान आया उसमें 8.1% का लक्ष्य रखा गया और 7.7% की प्राप्ति हुई। तो ये भी प्राप्ति नहीं हो सकी लक्ष्य की और ग्रोथ की। तो गरीबी में कमी इसका उद्देश्य रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच रही। 8.1% का लक्ष्य रखा गया, 7.9% जो है वो अचीव किया गया और तीव्र और समावेशी विकास जो है पहली बार जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रहा। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में रही। 8% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 8.2% जो है वो हासिल किया गया, यानी कि जितना जो लक्ष्य रखा गया उससे ज़्यादा जो है अचीव किया गया। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ये और इसको पहले ही ख़त्म कर दिया गया अपने टेन्योर से पहले और उसके बाद जो है वो नीति आयोग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि टोटल जो 1 से लेकर के 12 पंचवर्षीय योजना रही, किस पंचवर्षीय योजना में क्या-क्या हुआ, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएँ थी जो मैंने बताई उसको आप ध्यान में रख के इसको ज़रूर एक बार और अच्छी तरह से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको जो भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आए, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आए उसको आप कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।